हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम आईएएस स्पेशल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेली करेंट अफेयर सेशन के अंतर्गत 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा यह जो सेशन है वह आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दिव्यांगजनों अर्थात पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो आरक्षण की सीमा थी उसे 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है आईएनएस इम्फाल। यदि आईएनएस इम्फाल की बात करें तो आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में 26 दिसंबर 2023 अर्थात कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा या इसे कमीशन किया जाएगा। यह जो आईएनएस इम्फाल है वह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है जिसकी गति 30 नॉटिकल मील है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए कि आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया, तो मुंबई में। कब? 26 दिसंबर को। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। तो आप लोग इसे याद रखिए। और इसके अतिरिक्त जो आईएनएस इम्फाल है वह ऐसा पहला विध्वंसक युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी एक शहर के नाम पर रखा गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य यदि फैक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट 15B जो कि विशाखापत्तनम वर्ग के अंतर्गत है, उन्नत क्षमताओं और अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह है प्रोजेक्ट 15A जो कि कोलकाता वर्ग श्रेणी का है, और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 15 जो कि दिल्ली वर्ग श्रेणी का है। ये सभी स्वदेशी विध्वंसक की श्रृंखला में नवीनतम युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। तो आईएनएस इम्फाल। नेक्स्ट फैक्ट्स है मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम। तो ध्यान दीजिएगा, मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन 25 दिसंबर 2023 अर्थात आज कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की एक प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की कैमी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 11 खंडों की एक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 162वीं जयंती। नेक्स्ट फैक्ट्स है जो कि मलेरिया की दूसरी वैक्सीन WHO द्वारा स्वीकृत की गई है उससे संबंधित है। तो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 21 दिसंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित R21 मैट्रिक्स M नामक मलेरिया वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल किया है। अर्थात मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। अब यदि मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम देखें तो इसे जुलाई 2022 ईस्वी में RTS या AS01 वैक्सीन का नाम दिया गया था। अर्थात मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है वह RTS/AS01 वैक्सीन है। अब WHO की वैक्सीन निर्माण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन या संधि है जिसका नाम है गावी वैक्सीन एलायंस प्रोग्राम। तो गावी वैक्सीन एलायंस प्रोग्राम को 2000 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह कम आय वाले देशों में टीकाकरण की समान पहुंच बढ़ाकर बच्चों के जीवन को बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो आप लोग इन दोनों फैक्ट्स को याद रखिए। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि WHO की गावी वैक्सीन एलायंस प्रोग्राम के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो स्थापना हुआ था वह 2000 ईस्वी में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों के जीवन को बचाना अर्थात टीकाकरण की सहायता से बच्चों के जीवन को बचाना, और दूसरा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान, सिविल सोसाइटीज एसोसिएशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य निजी परोपकारी संगठनों के साथ सहयोग करता है। तो आप लोग इसे याद रखिए।
चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स को हम लोग मूव करते हैं, तो वह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से संबंधित। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच इकाई अर्थात इन्वेस्टिगेशन यूनिट के नए प्रमुख के रूप में अंशुमन पटनायक को नियुक्त किया है। तो अब जो सपोज यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाएंगे तो पहला तो यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किसे इंटेलिजेंस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंशुमन पटनायक को। लेकिन इससे संबंधित एक और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित हो सकता है। तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ध्यान दीजिएगा, यह एक सांविधिक संस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2003 ईस्वी के अनुसार 14 अक्टूबर 2003 ईस्वी को किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्पर्धा आयोग जो है अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत 2003 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है ओलंपिक खेलों से संबंधित। तो देखिए, भारत सरकार ने 2036 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत की है, अर्थात ऐसी संभावना बताई जा रही है कि वर्ष 2036 ईस्वी का जो ओलंपिक खेल होगा वह गुजरात के सरदार पटेल परिसर में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने के लिए ओलंपिक समिति के समक्ष दावेदारी को प्रस्तुत की गई है। तो अब हम लोग यदि ओलंपिक खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखें तो सर्वप्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता पियरे डे कोबर्टिन को माना जाता है। इन्होंने अर्थात पियरे डे कोबर्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को की थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में अवस्थित है। तो आप लोग इन तीनों फैक्ट्स को याद रखिए। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है। दूसरा, ओलंपिक समिति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के लॉजेन में ओलंपिक समिति का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जो ओलंपिक का जो झंडे हैं उनमें कितने रिंग बने होते हैं अर्थात कितने गोले बने होते हैं। तो ओलंपिक के झंडे में टोटल 5 गोले बने होते हैं जो कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ओलंपिक के झंडे में 5 रिंग होते हैं जो कि 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट ओलंपिक खेलों से संबंधित है कि कुछ आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि 2024 का समर ओलंपिक का आयोजन पेरिस अर्थात फ्रांस में किया जाएगा। दूसरा, 2026 का विंटर ओलंपिक का आयोजन मिलान कॉर्टिना जो कि इटली का एक राज्य है वहाँ किया जाएगा। और नेक्स्ट है 2028 का समर ओलंपिक। तो 2028 का समर ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स में किया जाएगा और 2032 का समर ओलंपिक का आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा। तो आप लोग इन चारों को याद रखिए, 2024 का समर ओलंपिक फ्रांस का पेरिस, 2026 का विंटर ओलंपिक इटली का मिलान कॉर्टिना, 2028 का समर ओलंपिक लॉस एंजल्स और 2032 का समर ओलंपिक ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है पेंटोया टैगोरी। तो पेंटोया टैगोरी हाल ही में काफ़ी न्यूज में रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि भारतीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं और इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इसी कारण इसे पेंटोया टैगोरी नाम दिया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिए। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा पेंटोया टैगोरी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक बैक्टीरिया की खोज की गई है, अर्थात भारतीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोज किया गया एक बैक्टीरिया। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स कुनार बांध। तो कुनार बांध अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य एक विवादित बांध है, अर्थात कह सकते हैं कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य एक विवादित बांध का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर इस बांध का निर्माण किए जाने की बात की जा रही है, जिसे कि पाकिस्तान सरकार ने इस समझौते से इनकार कर दिया है। तो कुनार बांध यह अफगानिस्तान
ने चित्राल नदी पर कुनार बांध बनाने के लिए भारत से मदद मांगी है। अर्थात अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा चित्राल नदी पर कुनार बांध का निर्माण करने के लिए भारत से मदद मांगी गई है। तो इसके अंतर्गत यदि यह कुनार बांध का निर्माण कर दिया जाता है तो टोटल 45 मेगावाट की बिजली उत्पादित होगी। इसके अतिरिक्त 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि का सिंचित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कुनार बांध के संबंधित यदि कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स की बात करें तो कुनार बांध को ऋग्वेद में कुसावा नदी के नाम से जाना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कुनार बांध को ऋग्वेद में कुसावा नदी के नाम से जाना गया है। और कुनार बांध, कुनार के चित्राल नदी या कुनार नदी का जो उद्गम स्थल है वह हिंदुकुश की पहाड़ी है, जो कि काबुल नदी में अंततः जाकर मिल जाती है। अर्थात कुनार बांध की उत्पत्ति हिंदुकुश पहाड़ी से होती है और इसका अंतिम या मिलन स्थान है काबुल नदी। नेक्स्ट फैक्ट है जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट से संबंधित हम लोग उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे जिससे कि एक मुख्य परीक्षा में एक डिटेल प्रश्न या शॉर्ट नोट्स भी आते हैं तो उससे हम लोग कवर कर सकें। तो हाल ही में बी बॉक्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत कौशल रिपोर्ट 2024 कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर एआई का प्रभाव नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसे इंडियन स्किल रिपोर्ट 2023 नाम दिया गया है। तो इसका प्रकाशन किया गया है बी बॉक्स नामक एक संस्था द्वारा। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो रोजगार की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और मूल्यांकन किए गए 51.25% युवा अभी भी आवश्यक कौशल के साथ रोजगार पाने के योग्य पाए गए हैं। अर्थात भारत में जितने भी जो युवा हैं उनमें से 51.25% स्किल्ड हैं जिन्हें कि रोजगार के योग्य पाए गए हैं। नेक्स्ट है अधिकतम रोजगार क्षमता वाला राज्य। तेलंगाना में 18 से 21 आयु वर्ग के रोजगार योग्य प्रतिभा की संख्या सर्वाधिक है, जो कि 85.45% है। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट फैक्ट है वह है कंप्यूटर कौशल, अर्थात कंप्यूटर शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट। तो देखिए तिरुवनंतपुरम ने कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि केरल इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है कौशल प्रवेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रवेश और प्रतिभा एकाग्रता में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्ट्स है उसे हम लोग समझ सकते हैं भारत के कार्य बल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिवर्तनकारी प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है, इसका वर्णन भी इंडियन स्किल रिपोर्ट 2023 में बी बॉक्स नामक संस्था द्वारा किया गया है। तो अब हम लोग यदि एआई कौशल की बात करें तो अगस्त 2023 ईस्वी तक 416,000 एआई पेशेवरों के स्थापित प्रतिभा आधार के साथ देश में लगभग 629,000 की वर्तमान मांग को पूरा करने की अच्छी स्थिति में है, इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट फैक्ट है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेशेवरों की मांग में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। 2016 से जून 2023 ईस्वी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुशल पेशेवरों की मांग में 14 गुना की वृद्धि देखने को मिली है, इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट फैक्ट है कौशल एजुकेशन। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल एजुकेशन वैश्विक औसत की 3 गुना से अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्ट है वह है एआई कौशल अंतर, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें डिविडेंड की यदि बात करें तो भारत में वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में मांग और आपूर्ति के बीच में 60 से 73% का अंतर देखने को मिलता है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम लोग भारत में कौशल विकास की चुनौतियां की बात करें कि आखिर ऐसे कौन कौन से चुनौतियां हैं जिसका इंडियन स्किल रिपोर्ट 2023 में वर्णन किया गया है, तो पहला है कौशल अंतर, अर्थात स्किल डेवलपमेंट में डिविडेंड की स्थिति भारत में देखने को मिलती है। उद्योगों की मांग और शिक्षा तथा प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किए गए युवाओं के कौशल के बीच एक बड़े पैमाने पर कौशल अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कौशल बेमेल, अर्थात उद्योग संकाय संपर्क की कमी है, अर्थात वैसे स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है जिनमें कि उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा मांग है।
इसका कारण यह नतीजा हो रहा है कि जो लोग कुशल तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट फैक्ट है अनौपचारिक कार्यबल। तो भारत के 90% से अधिक जो कार्यबल है वह अनौपचारिक या आप इसे कह सकते हैं कि भारत की जो 90% से अधिक कार्यबल है वह असंगठित क्षेत्र में है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 90% से अधिक कार्यबल या मैन फोर्स है जो कि असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान है। नेक्स्ट फैक्ट है भारत द्वारा कौशल विकास से संबंधित क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा जो कौशल विकास से संबंधित अन्य प्रयास किए जा रहे हैं वह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल भारत मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इसके अलावा सेक्टर लेवल पर भी कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता खराब है। भारत की जो कौशल गुणवत्ता है उसकी गुणवत्ता जो है वह वैश्विक स्तर की तुलना में, वैश्विक लेवल की तुलना में काफ़ी निम्न गुणवत्ता की है। इसके अलावा यदि अब हम लोग बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में सुधार करके कौशल रिपोर्ट में अपनी स्थिति को भारत बेहतर कर सकता है, तो नेक्स्ट है सरकार शिक्षा और कॉरपोरेट क्षेत्रों के मध्य सहयोग प्रदान कर। यह व्यापक कौशल विकास कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने, कर्मचारी कौशल विकास को बढ़ावा देने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रतिभा केंद्र बनाने में मदद करेगा। जब सरकार शिक्षा और कॉरपोरेट क्षेत्रों के मध्य सहयोग की स्थिति उत्पन्न होगी तो ऐसी स्थिति में जो स्किल डेवलपमेंट है अर्थात तो लोगों को, युवाओं को उन्हीं क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्हों की उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, अर्थात वोकेशनल कोर्सों की ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को वोकेशनल कोर्स की तरफ ट्रांसफ़र करना या मूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट फैक्ट है परामर्श क्षेत्रों को बढ़ावा देना। परामर्शी भूमिकाओं में अनुभवी पेशेवरों को शामिल कर परियोजनाओं की दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह कार्यबल को उन्नत और पुनः कौशल योग्य बनाना। बदलते तकनीकी परिदृश्य के अनुकूल मौजूदा कार्यबल को कुशल बनाने पर ज़्यादा जोर दिए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फैक्ट है जागरूकता सृजन। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में लोगों एवं युवाओं के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न करना। नेक्स्ट है कैरियर परामर्श। कम उम्र में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक अनुभव प्रदान करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों में ही कैरियर परामर्श प्रदान किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्ट्स है जिसकी सहायता से भारत अपनी रिपोर्ट में अपनी स्थिति को सुधार कर सकता है वह है दूरस्थ और नियमित शिक्षा का एकीकरण। यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर लचीलापन और व्यापक पहुंच प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत